नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के हमारे चौथे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सभी के लिए साथ में लल्लन टॉप सीरीज़ भी लगी हुई है। उसमें हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हुए हैं, जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी, दुनिया का काम यही है, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया का काम क्या है? दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी और दुनिया का यही काम है, पर तुमको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब से हट के, इनसे सबसे दूर हो रह के हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, या 8 मार्च को, या 20 मार्च को, या 14 अप्रैल को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? हमारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा है कि 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, 13 फरवरी को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और ऑप्शन सी में दिया हुआ हमारा, कह रहा है 20 मार्च। 20 मार्च को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को हमारा विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ है, कह रहा है कि 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। जी की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, इनका जन्म हमारा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से क्या तात्पर्य है? HTML का तात्पर्य क्या है? ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइबन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों, यहाँ पर ए दिया, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी, या विटामिन के, या विटामिन डी, या विटामिन 12, विटामिन B12। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। किस विटामिन में? विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन डी के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। विटामिन डी जो हमारा सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से हमारा सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, या रिकेट्स कहते हैं, या ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। सूखा रोग या रिकेट्स, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के बारे में भी आपको बता चुके हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। विटामिन जो है B12 में हमारी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसे हम, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। कौन सा? साइनोकोबालामिन
साइनोकोबालामीन जो है इसका रासायनिक नाम है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगर निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी आर्गन। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी हीलियम, नियान, आर्गन, ये जो हमारी 3 अक्रिय गैसें हैं। कैसी अक्रिय उत्कृष्ट गैसें हैं। ये गैसें जो है किसी अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती है, इन्हें अक्रिय गैस, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। दोस्तों ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हाइड्रोजन, जो हमारी कैसी है, ये हमारी अक्रिय गैस नहीं है या उत्कृष्ट गैस नहीं है। दोस्तों ये हमारा हीलियम दिया है, तो हीलियम से कुछ याद आता है मुझे। हीलियम जो है, हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। हीलियम का उपयोग दोस्तों जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों में जो हवा भरी जाती है, जो गैस भरी जाती है, वो हीलियम होती है। कौन सी? हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। और यहाँ पर दिया आर्गन। आर्गन गैस जो हमारे बल्ब में भरी जाती है। कौन सी? इसमें बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आर्गन भरी जाएगी या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम गैस जो है हमारी, हीलियम गैस इसको वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है, हीलियम गैस को ही। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि निम्न कर एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन ए मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ब्यूटेन, या SO2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए एलपीजी में हमारी मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? नहीं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। एलपीजी हमारी कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। कौन सी? एलपीजी हमारी ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती हैं, ये हमारे एलपीजी में गैसें होती हैं। कौन सी? ब्यूटेन और प्रोपेन, ये हमारी एलपीजी में गैसें होती हैं। प्रोपेन की मात्रा कम होती है और ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म हुआ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो हमारे एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया। एलपीजी में हमारी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अब ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों गैसें हमारी एलपीजी में पाई जाती हैं। और एक मरकप्टान गैस पाई जाती है। कौन सी? मरकप्टान गैस पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि गंध जो हमारी गैस में आती है, मरकप्टान के कारण ही आती है। दोस्तों हमारे जो है गैस के सिलेंडर में, जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनमें जो है मरकप्टान गैस इसलिए मिलाई जाती है ताकि जो गैस की लीकेज हो तो उसका पता लग सके कि गैस की लीकेज हो रही है। तो दोस्तों एलपीजी में हमारी मरकप्टान गैस इसीलिए बनाई जाती है, मिलाई जाती है, ताकि उसमें गंध आ सके। मरकप्टान के ही कारण हमारी एलपीजी सिलेंडरों में गंध आती है। जैसा कि अभी मीथेन होता है। मीथेन जो हमारी होती है, सीएनजी जो होती है, सीएनजी, इसमें हमारी कौन सी गैस होती है? सीएनजी में हमारी मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर रहा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण हमारा कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, या पूर्णिमा के दिन, या अर्धचंद्र के दिन, या अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पूर्णिमा के दिन। हमारा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन होता है। और अमावस्या के दिन हमारा क्या होता है? अमावस्या के दिन हमारा सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो होता है, ये हमारा सूर्य ग्रहण, ये हमारा अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न दिया हमारा कर आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तमिल है या तेलुगु है या कन्नड़ है या उड़िया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंध्र प्रदेश की जो है हमारी कौन सी राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु। और यहाँ पर उड़िया है जो ये उड़ीसा की है। ओडिशा 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 की जो हमारी उड़िया भाषा है कौन सी है? उड़िया भाषा कहाँ की है? ओडिशा की है। कन्नड़ हमारी कहाँ की है? कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। दोस्तों तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले 88% से लगभग 88% जो हमारे तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही जो हमारा पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर राज्य होने अलग होने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा था? ये हमारा आंध्र प्रदेश ही था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश ही था जो भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था। और हमारा दिया ऑप्शन में तमिल। तमिल जो हमारी भाषा है तमिल ये हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ? तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। लगभग 88% लोगों के द्वारा तेलुगु भाषा बोली जाती है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ हो गई और उड़ीसा की उड़ीसी हो गई, ये उड़िया कह सकते हैं हम। तमिल जो है ये हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है। और भाषाई आधार पर पहला राज्य अलग होने वाला हमारा कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ रुक्मणी अरुंडेल या यामिनी कृष्णमूर्ति या झावेरी बहने या टी बाला सरस्वती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। झावेरी बहनें जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे? मणिपुरी से नृत्य से संबंधित है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति अरुण और रुक्मणी देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती ये सब हमारी भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया क्या कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या जे.एस. थॉमसन। तो दोस्तों यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक उन्होंने ऑप्शन ए देखा अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने तुरंत ए नंबर को लॉक कर दिया। जय माता दी। ये तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। इसका नंबर हमने जोड़ लिया कि हमारे इसके 2 नंबर मिल गए। उसके बाद में जब घर गए, घर में आंसर की मिलाई, देखा अरे यहाँ पर तो बताया कि भारत में पूछा है। कहाँ पूछा? भारत में। हमने आप केवल ऑप्शन ए देखा तो वही हमने ठोक दिया। और ऑप्शन हमारा नीचे बी नहीं देखा कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा दो नंबर के चक्कर में 1/, ये 2.5 नंबर मेरा चला जाता है। दोस्तों मिलना चाहिए था हमें 2 नंबर और हमारे पास से भी 0.5 चला गया। तो दोस्तों हमको बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। हमारा जैसे प्रश्न दिया कर कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों 1965 से 1967 ईस्वी के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। 1965 से 67 ईस्वी के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत। और दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है कि जो हमारी किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी हरित क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो अगर पूछ लेता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तब उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नॉर्मन
बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक तो अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग, या अगर भारत में पूछता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता ही दिए हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड, या हरित क्रांति, या नीली क्रांति, या श्वेत क्रांति। तो दोस्तों यहाँ पर दिया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड तो हमारा किससे संबंधित होता है। ऑपरेशन फ्लड ये हमारा दुग्ध उत्पादन से, किससे उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, किससे, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ये हमारा 1970 ईस्वी में हमारा ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। कब, 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और यहाँ पर दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध हमारा किससे है, हरित क्रांति का संबंध हमारा बागवानी से, किससे है, बागवानी से, या खेती किसानी से, या खाद्यान्न उत्पादन से कह सकते हैं, बागवानी से, या खाद्यान्न। अगर यदि ऑप्शन में खाद्यान्न उत्पादन, तो हम खाद्यान्न उत्पादन को पहले टिक करेंगे कि जो हमारा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और यहाँ पर दिया हुआ है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे हमारा, नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन से हमारा किसका संबंध है, नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ हमारा कह रहा है कि जो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये हमारा किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति का भी हमारा संबंध दुग्ध उत्पादन से है, किससे, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध हमारा किससे, दुग्ध उत्पादन से है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है रजत क्रांति। कैसा, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध हमारा किससे होता है, ये हमारा अंडे उत्पादन से, किससे, अंडे उत्पादन से हमारा किसका संबंध है, रजत क्रांति का। कभी पूछ लेता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे, भूरी क्रांति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध हमारा किससे होता है, उर्वरक उत्पादन से, किससे, उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से। और पूछ लेता है जैसे हमारी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, ये हमारा होता है तेल से, तेल उत्पादन से। डीजल पेट्रोल इनसे संबंधित कौन सी होती है, डीजल पेट्रोल, इनके जो उत्पादन से संबंधित कौन सी है, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति को कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हरित क्रांति का संबंध बागवानी से संबंधित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए में गंगा, या सरयू, या गोमती, या ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जौनपुर के किनारे कौन सा शहर, गोमती नदी के किनारे हमारा जौनपुर शहर स्थित है। और हमारा ऑप्शन ए में दिया गंगा। गंगा नदी के किनारे हमारा कानपुर, कानपुर हमारा, कानपुर है, कन्नौज है, कन्नौज, ये सब किस नदी के किनारे, ये हमारे गंगा नदी के किनारे हैं। और हमारा दिया ऑप्शन दिया बी में दिया सरयू। सरयू जो है अयोध्या, अयोध्या जो है, अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या जो हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित है। और ऑप्शन हमारा बी में जो जैसे गोमती दिया है, तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से हमारे जो है शहर स्थित हैं, देख लेते हैं एक बार। गोमती नदी के किनारे जैसे हमारा सीतापुर है, कौन सा, सीतापुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, लखनऊ, जौनपुर है, जौनपुर, ये सब हमारे किस नदी के किनारे, ये हमारे सरयू नदी, सॉरी माफी चाहता हूँ, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारा ऑप्शन में डी में दिया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये हमारा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी। कौन सा, गुवाहाटी शहर जो है, इधर लिखित हटा देते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन
ब्रह्मपुत्र नदी किनारे गुवाहाटी स्थित है। कौन सा? गुवाहाटी। गुवाहाटी असम, ये हमारा किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया होकर भारत का दक्षिणतम पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट है। कौन सा? पिगमिलियन पॉइंट है। पिगमिलियन पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जानते हैं। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसे जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और कह रहा है भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। ये भी हमारा एकदम सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी में भी सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा एकदम गलत है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ के? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। इसका यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन भी कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित। ये भी हमारा एकदम राइट है। ये भी राइट है, ये भी राइट। ये हमारा जो है गलत है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि डूरंट लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच सीमा रेखा है। डूरंट लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा है। डूरंट रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, या भारत और चाइना के बीच में, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, या मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमारी डूरंट लाइन पड़ती है। कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और ऑप्शन ए में दिया भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? ये हमारी मैकमोहन रेखा है। कौन सी? नहीं सॉरी, माफी चाहता हूँ। इसके बाद इसमें जो हमारी है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और चाइना के बीच में हमारी मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा जो हमारी भारत और चाइना के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमारी डूरंट लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। कौन होता है? एंथ्रेसाइट, या बिटुमिनस, या लिग्नाइट, या पीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे निम्न पूछा है तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लिग्नाइट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे कम पाई जाएगी वही सबसे खराब कोयला होगा। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वही कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और जो हमारा यहाँ पर दिया एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला हमारा कौन सा माना जाता है? सबसे उच्च कोटि का कोयला हमारा कौन सा माना जाता है? ये हमारा एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या है, क्या क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध किससे? अंगूर की खेती। किससे? अंगूर की खेती से संबंधित क्या है? विटीकल्चर, अंगूर की खेती। और सेरीकल्चर का संबंध किससे? ये हमारा रेशम कीट उत्पादन से संबंधित कौन सी है? हमारी सेरीकल्चर। एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का संबंध हमारा मधुमक्खियों से। मधुमक्खियों से कौन सा हमारा संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खियों में शहद उत्पादन से संबंधित है। और ऑप्शन हमारा रह गया डी। ऑप्शन डी रह गया हमारा पीसी कल्चर। किससे कहलाता है? पीसी कल्चर हमारा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी।
विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, एपीकल्चर हमारा क्या होगा, ये हमारा एपीकल्चर का संबंध हमारा हो जाएगा मधुमक्खियों से, मधुमक्खियों के या शहद के उत्पादन से, ये मधुमक्खियों से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों ऑप्शन ए माउंट विंसेप या गार्डविन आस्टविन या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। हमारा दिया गार्ड आस्टविन, ये माउंट केटू कहते हैं। गार्ड आस्टविन जो है भारत की पूछे, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो हम बताएंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो क्या बताएंगे हम, तब बताएंगे हम गार्ड आस्टविन या माउंट केटू बताएंगे, या माउंट केटू बताएंगे। अगर भारत में पूछे तो हम बताएंगे कंचनजंगा, भारत में पूछे, भारत में तो कंचनजंगा बताएंगे, भारत कंचनजंगा, भारत में पूछे तो कंचनजंगा बताएंगे, भारत में पूछता तो हम कंचनजंगा बताएंगे, और भारत में पूछता तो कंचनजंगा, और भारत की पूछता है तो हम बताएंगे गार्ड आस्टविन, और पूछता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो या एशिया की तो हम माउंट एवरेस्ट बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में दिया आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46 या आर्टिकल 51 या आर्टिकल 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आर्टिकल 50 का संबंध क्या हो जाएगा, आर्टिकल 50 का में लिखा हुआ है कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख आर्टिकल 50 में किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 51 लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 51 में जो हमारी है विश्व शांति, क्या है भारत में जो है आर्टिकल 51 में जो है ये हमारी शांति से संबंधित है, किससे, शांति से संबंधित है आर्टिकल हमारा 51। और आर्टिकल हमारा दिया हुआ 45, आर्टिकल 45 में क्या हुआ है, कह रहा है जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा, 5 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा, हमारा आर्टिकल 45 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और वो जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, आंगनबाड़ी जो हमारा चलता है, आंगनबाड़ी में 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत होता है। और आर्टिकल हमारा दिया 46, आर्टिकल 46 में क्या होता है, आर्टिकल 46 का संबंध हमारा किससे होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध हमारा आर्टिकल 46 के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद की में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर आर्टिकल 324 या आर्टिकल 343 या आर्टिकल 352 या आर्टिकल 371। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आर्टिकल 343 में कहा गया है कि भारत की जो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी हमारी, उसकी लिपि हमारी देवनागरी होगी। आर्टिकल हमारा 343 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में आर्टिकल 324, ये हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित है, किससे, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा हमारा आयोग, आर्टिकल किस समय, आर्टिकल 324 का संबंध किससे, निर्वाचन आयोग से या इलेक्शन कमीशन से है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल 324 है। और यहाँ पर दिया हुआ आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में क्या है, आर्टिकल 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात है, क्या है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये हमारा किसमें आर्टिकल 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। और आर्टिकल 356 में क्या होता है, आर्टिकल 356 में होता है हमारा राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 300 में राष्ट्रपति शासन हमारा किसमें होगा, आर्टिकल 352 में होगा या 56 में होगा और राष्ट्रपति शासन। और 360 में होगा हमारा, आर्टिकल 360 में होगा हमारा
वित्तीय आपात। क्या होगा? वित्तीय आपात। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक भी बार भी नहीं लगा हुआ है। और राष्ट्रीय आपात ये हमारा 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जाए कि किस राज्य में लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और यहाँ पर आर्टिकल 371 दिया। आर्टिकल 371 जो है कुछ विशेष राज्य हैं उनको विशेष राज्यों को भी दर्जे से संबंधित राज्य, जैसे झारखंड दिया हुआ। झारखंड आर्टिकल 371 के अंतर्गत ही झारखंड, कई सारे राज्य हैं जो आर्टिकल 371 से संबंधित हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, या एस राधाकृष्णन द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। यह कहते हैं ना, वेदों की ओर लौटो, किसका कथन है? हमारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों यहाँ पर दिया है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम एस स्वामी राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं। उपराष्ट्रपति कौन रहे हुए? राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम? 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर? जो है राधा कृष्णन जी के, स्वामी राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ लेता है विश्व शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, या पशुपालन, या शिकार, या कृषि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद में आज हम अपनी लल्लन टॉप सीरीज को देखते हैं। लल्लन टॉप सीरीज में ये हमारी आज की लल्लन टॉप सीरीज है। लल्लन टॉप सीरीज में हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज को देखना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी लल्लन टॉप सीरीज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 282 वर्ग प्रति व्यक्ति पर 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो हमारा है जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो हमारा बिहार का जनसंख्या घनत्व रहा है। तो यहाँ पर दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो वो हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 14 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हमारा क्या दिया है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद रखने योग्य है। जो हमारा अगर पूछ लेता है कि हमारा भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हमारा कितना 382 है। और पूछ लेता है सर्वाधिक किस राज्य में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। कितना है? 1106। और पूछ लेता है सबसे कम तो हमारा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर रहा है कि भारत का
किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चेनाब। चेनाब कहाँ किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर दिया गया सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि रॉस द्वीप और नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। क्या रखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और कह रहा है कि नील द्वीप का जो है, नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया है, नाम बदलकर नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया। और हैवलॉक द्वीप का जो है हमारा नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का बदलकर नाम रख दिया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का जो है स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। और यहाँ पर दिया कह रहा है कि भारत किस जल संधि द्वारा पाकिस्तान से पृथक होता है? पाकिस्तान श्रीलंका से पृथक होता है। तो इसका राइट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि जो है भारत और पाक से लोग अनुमान लगाए थे कि पाकिस्तान से संबंधित होगा, लेकिन पाकिस्तान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में है जो हमारी पाक जल डमरू मध्य है। और यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा है? त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश की तीनों ओर सीमा से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला कौन सा राज्य है? वो हमारा पश्चिम बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये हमारा SSC GD 2023 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये 2 फरवरी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश की से सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न दिया गया है कि भारतीय चावल शोध संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कटक उड़ीसा में। कहाँ? इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल हरियाणा में। नेशनल रिसर्च डेयरी इंस्टीट्यूट हमारा करनाल हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर दिया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे लल्लन टॉप सीरीज में। आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें कि आप सभी को लल्लन टॉप सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों आज के सेशन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन किया, और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं कि भारत की राजधानी राजधानी नई दिल्ली कब बनी? नई दिल्ली कब बनी? ये आप सभी को पिछली क्लास में बताया भी था मैंने कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों यदि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जल्दी से टारगेट हमारा 1000 का पूरा करें। हमारे 1000 जो है सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरे करवाएं। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। जय हिंद।